डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डी ब्लॉक का ट्रांजिशन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आपको मैंने ये भी बताया था कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, और लास्ट में मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद मैं आपको एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताया था। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद आज हम लोग आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मतलब वैसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा ही शो किया जाता है। जैसे स्टूडेंट, आज हम लोग के जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और उस 118 एलिमेंट्स में से 91 मेटल्स हैं। तो मेटल तो एस ब्लॉक में भी है, मेटल तो आपके डी ब्लॉक में भी है, पी ब्लॉक में भी है और एफ ब्लॉक में भी है। लेकिन हम कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करके, कुछ प्रॉपर्टीज को याद रख के हम ट्रांजिशन मेटल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल के द्वारा ही शो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्पेसिफिक वर्क क्या है? स्टडी करना। जैसे डॉक्टर होता है, उसका स्पेसिफिक वर्क क्या है? ट्रीटमेंट करना डिजीज का या पब्लिक का, लोगों का हेल्थ का ध्यान रखना। जैसे इंजीनियर है, उसका स्पेसिफिक वर्क क्या है? कंस्ट्रक्ट करना, डैम को, रोड को, मॉल को, तो अलग अलग चीज को कंस्ट्रक्ट करना उसका स्पेसिफिक वर्क है। एग्जैक्टली स्टूडेंट वैसा ही होता है ट्रांजिशन मेटल में, कि ट्रांजिशन मेटल का भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, खास प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ उसी मेटल्स के द्वारा शो किया जाता है। तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल मीन्स ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच आर ओनली एंड ओनली शोन बाय द transition metal or the elements which are placed from the group number 3 to group number 12, that is in the middle portion of the periodic table। लेकिन ध्यान जरूर रखना है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपरनीशियम जो 12th ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के जो सेकेंड बी में रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो ट्रांजिशन नहीं है, वो सूडो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। मतलब वो जितने भी 4 मेटल्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपरनीशियम, वो ये सब प्रॉपर्टीज नहीं शो करेंगे। रिमेनिंग 3rd ग्रुप से लेकर 11th ग्रुप तक के जितने भी मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के जो हैं 3rd ग्रुप से लेकर 11th ग्रुप तक जितने भी हैं, वो सारे के सारे ये प्रॉपर्टीज शो करेंगे। और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये ट्रांजिशन मेटल है या नहीं। तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं। पहला है स्टूडेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी। जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2, +3, +4, +5, +6, +7, इवन की +8 तक शो करते हैं। तो ये इसका पहला स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं या ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बनाए गए जो कंपाउंड्स होते हैं, उनमें से मैक्सिमम कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब होता है सच टाइप ऑफ सॉल्ट विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड एंड डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में जो पूरे तरीके से नहीं टूटे, पूरे तरीके से नहीं घुले, ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डी ब्लॉक के मेटल्स के द्वारा, डी ब्लॉक के और ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा, जिन डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल को कह रहे हैं, तो ट्रांजिशन मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और हमें रीजन भी जानना है कि क्यों सिर्फ मैक्सिमम, सिर्फ नहीं बोल सकते, मैक्सिमम जो है ट्रांजिशन मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब वो या तो मैग्नेट से रिपेल होंगे या मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, मतलब वो मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करेंगे। फिफ्थ है कैटालाइटिक बिहेवियर, कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं। बहुत सारे रिएक्शन में, मैं एग्जांपल के फॉर्म में अभी जब डिटेल स्टडी करूंगा तो मैं वहां पर बताऊंगा कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो बहुत सारे रिएक्शन में कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। तो ट्रांजिशन मेटल जो है वो एलॉयज बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ट्रांजिशन मेटल जो है वो मैग्नेट से या तो रिपेल होंगे या तो अट्रैक्ट होंगे।
अट्रैक्ट में भी या तो वीकली अट्रैक्ट होंगे या तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांजिशन मेटल खुद या उनके बनाए गए कंपाउंड कलर्ड होते हैं और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो दीज आर द स्पेसिफिक फीचर्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच आर ओनली एंड ओनली शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल, एंड ऑन दिस प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन we can differentiate the transition metal from the non-transition metal। इन प्रॉपर्टी के बेसिस पर, इस स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पर हम ट्रांजिशन मेटल को नॉन ट्रांजिशन मेटल से अलग कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो मैं पहला स्टार्ट करूंगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैं क्वेश्चंस आपको बोलते जा रहा हूं, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? एक से ज्यादा वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट का क्यों शो करते हैं, ये बात है। इस बात को समझने के लिए हम लोग एक ट्रांजिशन सीरीज 3D को कंसीडर कर लेते हैं। 4D वैसा ही ट्रेंड स्टूडेंट 4D और 5D में होता है। मैं 4D और 5D इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 3D पे फोकस कर रहा हूं, 3D सीरीज पे फोकस कर रहा हूं, 4th पीरियड में रहने वाले ट्रांजिशन मेटल को फोकस कर रहा हूं। और याद रहे, ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना है। अगर हम लोग ट्रांजिशन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 12th ग्रुप, 2nd बी ग्रुप, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपर्निशियम, दीज आर नॉट द ट्रांजिशन मेटल। आप इनको नहीं लेना है, आप इनके ट्रेंड को आपको नहीं याद करना है। अभी मैं तुरंत प्रूफ कर दूंगा कि इनको सूडो ट्रांजिशन क्यों कहते हैं या इन्हें ट्रांजिशन में कंसीडर क्यों नहीं किया जाता है। खैर अभी मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। मैं पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर हम एस ब्लॉक का अल्कली मेटल लेंगे, फर्स्ट ग्रुप का लेंगे, तो वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू शो करता है और वो +1। उसके बाद अगर हम सेकेंड ग्रुप में आते हैं स्टूडेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल पे आते हैं, तो वो भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एक ही वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करता है +2। लेकिन जब हम इस ब्लॉक को छोड़कर डी ब्लॉक में आते हैं, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में लूं तो +2, +3, +4, +5, +6 और +7 शो करता है। एक और को ले लीजिए ना, +2, +3, +4, +5, +6 को शो करता है। तो इतना लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों लूज कर रहा है? इतना ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन को क्यों लूज कर रहा है? व्हाई डज इट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? नाउ एग्जामिनर वांट्स टू नो फ्रॉम यू। ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन, ये जो जैक बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल शोज या एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग यहां पर 3D सीरीज कंसीडर कर रहे हैं, जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक है। और उसके बगल में मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। स्टूडेंट, ये जो आप जान रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप जानते हैं कि 3D और 4s में जो बिगर वैल्यू है, हाइयर वैल्यू सेल का है, वो 4s है। इसीलिए 4th सेल इज द आउटर मोस्ट सेल एंड वैलेंस सेल। इसीलिए आउटर मोस्ट सेल को मैं n से इंडिकेट कर रहा हूं। n इंडिकेट्स द आउटर सेल, वैलेंस सेल। और n-1 ये जितना भी 3D है, इसके लिए मैं n-1, अगर n का वैल्यू 4 है तो n-1 का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। तो n इज द आउटर सेल, n-1 इज द इनर सेल। अब समझते हैं स्टूडेंट, देखो क्या होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर कि ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, उसका आंसर है ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि n और n-1 आउटर सेल और इनर सेल दोनों जगह के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आउटर सेल और इनर सेल, n सेल और n-1th सेल, nth सेल, nth सेल और n-1th सेल, दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और यही वजह है कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएबल वैल्यू शो करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसी आंसर से फिर क्वेश्चन अराइज हो गया कि आखिर nth और n-1th आउटर और इनर सेल दोनों जगह के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि n और n-1th सेल के बीच का एनर्जी
बीच का एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप, एनर्जी लेवल कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से लूज होकर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर हायर वैल्यू कब होगा और लोअर वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट का कब होगा। लेकिन मैं वापस से इस पर फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि n और nth-1 आउटर और इनर दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएबल वैल्यू शो कर रहे हैं। देखिए, इसके स्कैंडियम के nth सेल में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4s से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये +2 वैल्यू शो करेगा, और 4s और 3d दोनों से लूज करेगा तो 2 और 1 +3 वैल्यू शो करेगा। क्वेश्चन यहां स्कैंडियम टाइटेनियम में आते हैं स्टूडेंट, अगर सिर्फ 4s से लूज करेगा तो +2 वैल्यू शो करेगा, लेकिन 4s के अलावा अगर 3d से लूज करेगा तो देखिए स्टूडेंट, इसके 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं सिर्फ एक d सब सेल बनाया हूं स्कैंडियम के सामने, और टाइटेनियम के स्कैंडियम के सामने ही 4s बनाया हूं। तो आप इसी एक एग्जांपल से बाकी समझ लेंगे, मैं सारे डायग्राम्स को नहीं बनाया हूं, सारे सबसेल को नहीं इंडिकेट किया हूं, तो मैं इसमें फिल करके आपको दिखाता चलूंगा। तो टाइटेनियम में डी में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4s से ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये +2 शो करेगा, और 4s के अलावा अगर 3d से भी लूज करेगा तो यहां से स्टूडेंट 2 और ये 1, तो ये +3 शो किया। और अगर हर पूरा का पूरा लूज कर देगा तो 2, 1, 3 और 1, 4, तो ये +4 वैल्यू भी शो करेगा। एग्जैक्टली वैनेडियम में है, तो वैनेडियम में देखिए 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये +2 शो करेगा, और 4s के अलावा 3d से भी लूज करेगा तो 2 और 1, 3 +3, 2, 1, 3 और 1, 4 +4 भी शो कर सकता है, और पूरा लूज कर देगा तो 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5। तो स्टूडेंट यहां पर रीजन ये गया कि 4s और 3d दोनों जगह के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और दोनों जगह के इलेक्ट्रॉन क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि 4s और 3d में एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो चलिए स्टूडेंट मैं क्रोमियम में आता हूं, 3d5 4s1, तो 3d5 मैंने यहां फिल किया और 4s1 मैंने यहां फिल किया। अगर 4s से लूज करेगा तो +1, 4s के अलावा और 3d से भी लूज करना शुरू कर दिया तो 1 और 1, 2, ये 2 हो गया आपका, 1, 1, 2 और 1, 3 +3 भी शो कर रहा है, 1, 2, 3, 4 +4 भी शो कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक में +5 भी शो कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 +6 भी शो कर रहा है। एक्जैक्टली स्टूडेंट मैंगनीज में आ जाओ, 3d5 4s2, तो 3 अगर 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये क्या शो करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन शो करेगा, +2 वैल्यू शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट का। और 4s के अलावा अगर 3d से भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगा तो 2 और 1, 3 +3 शो कर रहा है, 2, 1, 3 और 1, 4 +4 भी शो कर रहा है, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 +5 भी शो कर रहा है, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1 +6 भी शो कर रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 +7 भी वैल्यू शो कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाओ आयरन में कितना है, 3d6 और 4s2, मतलब b सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर पेयरिंग शुरू हो गया 6। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर सिर्फ 4s से लूज करेगा तो ये देखिए आप यहाँ पे +2 वैल्यू शो करेगा। अगर आपका यहाँ 4s के अलावा 3d से भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगेगा तो 2 और 1, 3 +3 शो कर रहा है, 2, 1, 3 और 1, 4 +4 शो कर रहा है, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 +5 भी शो कर रहा है, 2, 3, 4, 5 और 6 +6 वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन यहां जो स्टूडेंट जो आप पहले ऑर्बिटल में डी सबसेल के जो फर्स्ट ऑर्बिटल में देख रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 3d6 था तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है तो फिर वो स्टेबल हो जाने के कारण से अब इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए वहां से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता है। तो आयरन इसीलिए पेयर्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, बाकी जहां अनपेयर्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। फिर बात आया कि 4s में भी तो पेयर्ड है सर, वहां से कैसे लूज करने लगा, 4s का एनर्जी लेवल कम होता है। अरे आप ऐसे भी समझिए ना कि जो फोर्थ सेल है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस का उस फोर्थ सेल वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन तो कम होगा, तो इसीलिए 4s में एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को वहां से इजिली रिमूव किया जा सकता है। लेकिन 3d ऑर्बिटल्स
3D ऑर्बिटल जैसे जैसे पेयर्ड हो जाएंगे तो वहां से फिर उनका रिमूवल नहीं होगा। तो फिर देख सकते हैं कोबाल्ट में +2 +3 +4 वैल्यू शो कर रहा है, निकल में +2 +3 और +4 वैल्यू शो कर रहा है, कॉपर में +1 और +2 वैल्यू शो कर रहा है, और जिंक में सिर्फ और सिर्फ +2 शो कर रहा है। तो मैंने यहां से स्टूडेंट आपको दो पॉइंट डिस्कस किया कि NH सेल और N-1 सेल दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि दोनों जगह के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि NH सेल और N-1 सेल आउटर सेल और इनर सेल के बीच का एनर्जी इजिली लूज होकर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, और इसलिए वेरिएबल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं। आप जरा गौर करेंगे, जब NH से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लोअर वैल्यू शो करेगा, लेकिन जब N और NH-1 दोनों सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हायर वैल्यू शो करेगा। जैसे स्कैंडियम में देखो, जब 4s से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2, और जब 4s और 3d दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +3। तो जब आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू शो कर रहा है, और जब आउटर और इनर दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो हायर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। एक और देख लो स्टूडेंट, टाइटेनियम पर देख लो, जब 4s से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2 शो किया, और 4s और 3d दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो +4 शो कर रहा है। अच्छा एक और देख लो, वैनेडियम पे आ जाओ, 4s से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2 शो कर रहा है, 4s और 3d दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 + 3 5 +5 शो कर रहा है। क्रोमियम भी देख लो स्टूडेंट एक बार, अगर 4s से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 वैल्यू शो कर रहा है, और 4s और 3d दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज कर दिया तो +6 शो कर रहा है। इस थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लोअर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और आउटर और इनर दोनों सेल से N और NH-1 दोनों सेल से अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो हायर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये था स्टूडेंट आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए, स्कैंडियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, टाइटेनियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, वैनेडियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, क्रोमियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +6 होता है, मैंगनीज का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +7 होता है, आयरन का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होता है, कोबाल्ट का स्टूडेंट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और साथ ही साथ +3 भी होता है, निकेल का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होता है, कॉपर का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। स्टूडेंट आप जानते होंगे कॉपर को हम लोग Cu+ भी लिखते हैं एंड Cu2+ भी लिखते हैं, Cu+ को Q+ कहते हैं एंड Cu2+ को Q' कहते हैं, लेकिन Cu2+ Q' वाला मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द Cu+ मोनोवैलेंट से ज्यादा स्टेबल होता है डाईवैलेंट। अभी क्यों होता है हम बात करेंगे, अभी तो आप ये जान लो, पॉइंट अभी जान लो। हाँ जी, और जिंक जो है वो सिर्फ एक ही वैल्यू शो कर रहा है, ये है आपका +2। तो अब स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन के बाद अगला फिफ्थ पॉइंट पे देखो। देखिए, जब हम अगर जिंक को देख रहे हैं तो जिंक सिर्फ एक ही वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट का शो कर रहा है, और बाकी जितने भी मेटल्स इनके ऊपर है 21 से 29 तक, ये एक से ज्यादा वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट का शो कर रहा है। तो क्या जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया? क्या +2 से ज्यादा कोई वैल्यू शो किया? नहीं। इसका मतलब ये ट्रांजिशन मेटल के प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं कर रहा है, रिजेंबलेंस नहीं शो कर रहा है, सिमिलरिटी नहीं शो कर रहा है, एंड दिस इज द रीजन दैट जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज द transition metal and so they are regarded as the pseudo transition metal। खैर, अब स्टूडेंट स्कैंडियम जो है वो +2 के कंपैरिजन में +3
ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी ज्यादा क्यों है, या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्कैंडियम का है वो +3 क्यों है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब स्कैंडियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 4s में 0 और 3d में से भी हो जाएगा 0, मतलब 4s और 3d दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो उसके पास आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, हाईली स्कैंडियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होता है। और यहां से एक कंक्लूसिव पॉइंट ये भी याद रख लो कि थर्ड बी में स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और जो आपका एक्टिनम है, ये जो थर्ड बी में या थर्ड ग्रुप में रहने वाले जो ये 4 मेटल्स हैं वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्कैंडियम रेयरली, एक ही तो कंपाउंड है, स्कैंडियम रेयरली +2 शो करता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली स्कैंडियम +3 वैल्यू शो करता है, रेयरली शो करता है, इसलिए मैं इसे यहां से मिटा दे रहा हूं। अब देखो स्टूडेंट, पहले तो ये पूछा कि विच 3D सीरीज डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिंक के आंसर, क्योंकि स्कैंडियम तो +2 +3 भी शो करता है, लेकिन अब हम जिंक को यहां से हटा दिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच ट्रांजिशन मेटल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शोज द वेरिएबल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका आंसर जाएगा स्टूडेंट स्कैंडियम। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो कर रहा है, और ध्यान रखना +3 क्यों शो कर रहा है, ड्यू टू स्टेबल इनर्ट गैस आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। और स्कैंडियम ही नहीं, उसके उस ग्रुप में रखे हुए जितने भी उसके नीचे रखे हुए आपके मेटल्स हैं, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, अरे एटॉमिक नंबर 39, 57 और आपका 89, तो ये जितने भी आपका सर मेटल्स हैं वो सब का सब थर्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव, स्टूडेंट्स अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हर एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखो ऐसा सोच के बिल्कुल मत पढ़ो कि ये मेरे एग्जाम में नहीं आता है, 12th एग्जाम में नहीं आता है, तो क्या नीड है पढ़ने का। स्टूडेंट आप मेरे पास एवरेज स्टूडेंट बनने के लिए नहीं आए हैं, या एवरेज मार्क्स लेके आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे। आज का जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट हो गया है वो डिमांड करता है एक्सेलेंट स्टूडेंट को, जीनियस स्टूडेंट। उसके लिए स्पाइडरमैन होने का जरूरत नहीं है यार, उसके लिए हार्डवर्क करने का जरूरत है। और हार्डवर्क करने के लिए आपको वीडियो लेक्चर में मेरी बताए गए बातों को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। खैर मैं क्वेश्चंस पे आता हूं स्टूडेंट। हाँ जी, अब जब आप ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर रहे हैं तो आप पहले एक ऐसा वैल्यू चेक कीजिए जो सभी मेटल्स में है। स्कैंडियम में देखो +2, टाइटेनियम में +2, वैनेडियम में +2, क्रोमियम में देखो +2, मैंगनीज में देखो +2, आयरन में देखो +2, कोबाल्ट में देखो +2, निकेल में देखो +2, कॉपर में देखो +2 और जिंक में देखो +2। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज मेंबर। 3D सीरीज मेंबर का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट, +2, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो सभी के द्वारा शो किया जाता है, ऑल एग्जिबिट दिस वैल्यू, एंड सो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज मेंबर इज +2। अगला क्वेश्चन कि आप देख सकते हैं विच मेटल अमंग 3D सीरीज shows the highest value of oxidation state। इनमें से एक ऐसा मेटल ढूंढ के निकालो, बताओ जो ऑक्सीडेशन स्टेट का हाईएस्ट वैल्यू शो कर रहा है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है स्टूडेंट, +7, और वो किसका है, मैंगनीज का। अरे वो किसका है, मैंगनीज का। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट shown by 3D series member is +7 and this is of manganese having the atomic number 25। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, लेकिन थर्ड पॉइंट ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन 3D सीरीज ना पूछ के पूरे ट्रांजिशन मेटल में पूछे, 3D 4D 5D मिला के पूछे, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एनी डी सीरीज मेंबर, एनी ट्रांजिशन मेटल, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका +8। +8 is the highest value of oxidation state shown by the 4D series member। 4D series member इसका नाम है रूथेनियम, एंड 5D series member ऑस्मियम। रूथेनियम का एटॉमिक नंबर 44, ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर 76। ये 4D सीरीज मेंबर 4D सीरीज का एक मेटल है और ये 5D सीरीज का एक मेटल है, और रूथेनियम और ऑस्मियम के द्वारा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया जाता है। तो 3D का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, 3D का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7।
किसी भी ट्रांजिशन स्टेट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8। कौन सा मेटल है? रुथेनियम और ऑस्मियम। रुथेनियम का एटॉमिक नंबर 44, ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर 76। रुथेनियम का कहां लाई करता है? 4d सीरीज मेंबर में। ऑस्मियम कहां लाई करता है? 5d सीरीज मेंबर में है। उसके अलावा आप एक और पॉइंट पे स्टूडेंट गौर करें, जब हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब हम मैंगनीज के बाद आयरन से जिंक की तरफ जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू देखिए स्टूडेंट ये घटते चला जा रहा है। तो यहां भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि on moving from first half of the series, on moving from scandium to manganese, the value of oxidation state increases. लेकिन on moving from second half, on moving in the second half of the 3D series, that is on moving from iron to zinc, the value of oxidation state decreases. और इसके पीछे रीजन क्या होगा जरा चेक करो। स्कैंडियम में अगर मैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं स्टूडेंट, तो स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। टाइटेनियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। वैनेडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6। तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाने में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। लेकिन मैंगनीज के बाद आयरन से जिंक तक जाने में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने लगता है, और इसीलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू भी घटने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चंस बहुत हैं। आप कितना डेफिनेट पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो ये आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। कितना सीखने के लिए आप एग्रेसिव हो उसको आप पे डिपेंड करता है। कितना क्यूरियस हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट, जिस मेटल का ट्रांजिशन मेटल का D0 या D5 या D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर आ जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? जब D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। अब देखो ना यार, स्कैंडियम में आर्गन 3d1 4s2 है, 4s से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 3d से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां बचा? सिर्फ और सिर्फ आर्गन। तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया ना। तो D0 में इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, इसलिए D0 में ज्यादा स्टेबल होता है। D5 आते ही वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है। और D10 आते ही वो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो द मेटल्स in the D0, D5 and D10 configuration are more stable as compared to the D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 and D9। आते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल पे आते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आएगा? आपसे पूछा गया FeO और Fe2O3 में ज्यादा स्टेबल कौन है? मतलब यहां पर स्टूडेंट देख लीजिए, आप यहां पे फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में से ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता होगा तो यहाँ पर मेटल आयरन है, यहाँ भी मेटल आयरन है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए चलिए हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो यहाँ पर -2 है, एक ही ऑक्सीजन का आइटम है तो -2 × 1 हो गया। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x इक्वल्स टू क्या आएगा? +2। इसका मतलब यहाँ पर जो आयरन है वो +2 स्टेट में है। अब यहाँ पर आ जाओ, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। x वैल्यू एज्यूम कर लो, मान लो x × 2 कितना हो गया स्टूडेंट? 2x हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2। -2 × 3 क्या हो गया? -6 हो गया। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इक्वल्स टू हो गया आपका 0। सम जो होता है वो 0 के इक्वल ही होता है, वो हो गया। ये सब आपको लॉग सेक्शन में पढ़ाया गया हो स्टूडेंट, तो ये सब आप देख लीजिए। मैं पीछे वाले चैप्टर में 11th में नहीं जा रहा हूं, आप इस बात को समझो यहाँ पर। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको अस लगाना है, सफिक्स जो है वो अस लगाना है, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो सफिक्स है वो आपको इक लगाना है। तो ये लोअर है तो फेरस, ये हाइयर है तो फेरिक। अब देखो आयरन का स्टूडेंट, अगर आयरन का आप देख रहे होंगे तो आयरन का न्यूट्रल स्टेट में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है 3d6 4s2। अगर मैं Fe+2 लिखा हूं तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, पहले वहां से लूज करवाना है जो आउटर सेल होगा। तो यहाँ 4s से मैंने लूज करवाया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया D6। और अगर मैं +3 है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, तो पहले मैं 4s से लूज करवाया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, तो ये हो गया 0।
3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन हमको डी से लूज करवाना हो जाएगा, और ये हो गया आपका 5, मतलब ये हो गया आपका D5। अब आप देख के खुद ही बता सकते हो कि ये जो D6 है ये पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और D5 जो है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड हेंस the ferric oxide is more stable as compared to the ferrous। ओके स्टूडेंट्स, इसी पर मैं एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर देता हूं कि Mn2O3 और Mn2O7 में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो चलिए इसके लिए हमको मैंगनीज मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होगा। मैंगनीज का x मान लेता हूं तो x इंटू 2 कितना हो गया स्टूडेंट, 2x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +3 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ट्राई वैलेंट स्टेट में है। हाँ जी, अब यहाँ हमको कैलकुलेट करना है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट। x इंटू 2 क्या हो गया स्टूडेंट, 2x हो गया। -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में -2 होता है, तो -2 इंटू 7 कितना हो गया, -14 हो गया। और सम टोटल कितना होता है, =0। अगर कोई चार्ज नहीं है तो =0। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7। इसका मतलब मैंगनीज का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट, +7। अब आपको खुद से कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। ये रहा स्टूडेंट मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो 3 लूज किया तो 4s से 2 गया और d से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसका मतलब ट्राई वैलेंट स्टेज में ये D4 कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। और 7, तो 7 इसका मतलब 4s से कंप्लीटली रिमूव हो गया। अच्छा, 3d से भी कंप्लीटली रिमूव हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर D0 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और D0 कॉन्फ़िगरेशन आते ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और ये आपका पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अरे D0 रहे तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, D5 रहे तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, D10 रहे तो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अलावा और कोई वैल्यू आता है D1 से लेकर D9 के बीच का तो वो पार्शियली फिल्ड होगा। तो D4 पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, D0 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड हेंस Mn2O7 is more stable as compared to the Mn2O। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेने के बाद नाउ वी आर स्विचिंग ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज नोन एज द कलर्ड कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल या फिर ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बनाए गए कंपाउंड्स में से मैक्सिमम कंपाउंड कलर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल KMnO4, ये जो कंपाउंड है स्टूडेंट ये पिंक कलर का होता है। K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसका नाम है पोटासियम मैंगनेट, है ना, पोटासियम मैंगनेट, और ये है आपका पोटासियम डाइक्रोमेट। तो पोटासियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है, ये पोटासियम डाइक्रोमेट का कलर होता है स्टूडेंट आपका ऑरेंज, और KMnO4 का कलर होता है आपका पिंक। तो देखिए इसमें ट्रांजिशन मेटल कौन से हैं, मैंगनीज। ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, क्रोमियम। कलर क्या बताया मैंने, पिंक। कलर क्या बताया मैंने आपको, ऑरेंज। इसका मतलब क्या समझा आपने, 2 एग्जांपल होने को तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ट्रांजिशन मेटल जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कंपाउंड कैसे होते हैं, कलर्ड। और एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता है कि व्हाई द कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड कंपाउंड। तो स्टूडेंट पहले इसका तुम आंसर सुनो, डी ट्रांजिशन या फिर चार्ज ट्रांसफर, दोनों 2 चीजें, समझिए बात को। डी ट्रांजिशन होने के कारण से या फिर चार्ज ट्रांसफर होने के कारण से ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं। मैंने FF ट्रांजिशन स्टूडेंट आपको F ब्लॉक में डिस्कस किया था, वही बात यहां पर डी ट्रांजिशन है। अब ये जो पहला स्मॉल डी लिखा हुआ है इसका मतलब है लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, जो सेकंड डी लिखा हुआ है हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, और ट्रांजिशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैसा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल तक मूव करना, और वापस फिर हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में मूव करना। नाउ दिस प्रोसेस और दिस मैकेनिज्म और दिस फेनोमेनन इज नोन एज द डी ट्रांजिशन। इस बात को समझते हैं स्टूडेंट। आइए देखिए, एज यू आर फैमिलियर विद द फैक्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, द डी सबसेल कंटेन 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स,
और अभी इन सभी ऑर्बिटल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या आप यूं कह सकते हैं कि सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है, बराबर है। तो जब सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है तो इसका मतलब सभी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम है, और जब सभी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम होता है तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। सिंस ये डी के ऑर्बिटल्स हैं इसीलिए कहा गया है डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। अब एक वर्ड स्टूडेंट मैंने यहां पर लिखा है लिगेंड्स, ये अगले चैप्टर में आएगा जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। लिगेंड्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए। डिटेल में इसके बाद वाले चैप्टर में स्टूडेंट बहुत डिटेल से लिगेंड्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी मैं लिगेंड्स का हल्का सा हिंट आपको दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं ले रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। जरा चेक करो ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर कितना है? 2, और लोन पेयर कितना है? 2 पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 पेयर तो बॉन्ड पेयर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गया, 2 6 और 2 8, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। और ऑक्टेट पूरा होने के बाद इसके पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हुआ। उसी तरह से स्टूडेंट आप एक और एग्जांपल ले लो, दैट इज साइनाइड, Cn-। तो Cn- का स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया, Cn- का स्टूडेंट स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया। आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, जरा चेक करो तो नाइट्रोजन का बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। कार्बन में आ जाओ, 3 बॉन्ड पेयर दिख रहा है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और एक नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा है। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा है और साथ ही साथ एक नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है और एक लोन पेयर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्टेट पूरा होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उनके साथ कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे स्पीसीज को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है। तो उम्मीद करते हैं लिगेंड समझ गए होंगे। अब समझना बात को, देखो लिगेंड्स भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और मेटल के डी ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं स्टूडेंट कि सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक दूसरे के क्लोज आना शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए, तो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाता है, और इस रिपल्सन के कारण से ये डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाता है, टूट जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। ये जो पहला 3 ऑर्बिटल हैं DXY, DYZ और DXZ, इनका एनर्जी लेवल कम होता है, इसीलिए ये सेंटर्स एनर्जी लेवल कम होने के कारण से ये सेंट्रल पॉइंट जिसको बैरी सेंटर कहते हैं उसके नीचे चला जाता है। DX2, Y2 और DZ2 का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, और इसीलिए बैरी सेंटर से ये ऊपर चले जाते हैं स्प्लिट होने के बाद ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द लिगेंड्स and the electron present in the d orbitals of the central metal atom like this। जिस डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम है वो नीचे की तरफ आ गया, और जिस डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल आपका ज्यादा है वो ऊपर की तरफ चला गया। DX2, Y2 और DZ2 का एनर्जी लेवल ज्यादा है, ऊपर चला गया। और दोनों को एक साथ स्टूडेंट, दोनों ऑर्बिटल को एक साथ हम लोग EG कहते हैं, EG कहते हैं, EG कहते हैं, EG कहते हैं, सिंबल EG से दिखाते हैं। और इसका नाम है डीजेनरेट जिराड, डीजेनरेट जिराड, डबल डीजेनरेट जिराड, डीजेनरेट जिराड। क्या होता है स्टूडेंट, ये हम लोग बाद में हाई क्लास में पढ़ेंगे, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। अभी आप ध्यान रख लेना, इन दोनों को एक साथ EG कहते हैं, EG। DXY, DYZ और DXZ को तीनों को एक साथ हम लोग T2G कहते हैं, T2G। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं स्टूडेंट यहाँ आपके जिस बगल में लिख देता हूं, यहाँ पर T2G कहते हैं। यहाँ पर स्मॉल टी का मतलब है ट्रिपल, 3 है ना, तो ट्रिपल। अभी तीनों का एनर्जी बराबर है, तो डीजेनरेट और ऑर्बिटल्स को जिराड, GERAD, तो तीनों को ट्रिपल डीजेनरेट जिराड, EG डबल डीजेनरेट जिराड। T2G का एनर्जी लेवल कम है, इसीलिए तीनों ऑर्बिटल को नीचे बनाया गया है।
Eg का एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसीलिए इसको ऊपर बनाया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि लिगेंड और मेटल के बीच में रिपल्सन के कारण से d ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल के बेसिस पर स्प्लिट होकर अलग हो गए हैं। T2g is known as the d orbitals with the lower energy, while Eg is known as the d orbitals with। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, dd ट्रांजिशन होगा। देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना तो उस कंडीशन में स्टेबल होने के कारण से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें होगा, जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। तो एनर्जी लेवल कम वाला कहां बनाया गया है, नीचे बनाया गया है। तो चलो हम मान लेते हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब होता क्या है स्टूडेंट कि सन से विजिबल लाइट आ रहा है, एंड दैट विजिबल लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर विच इज कलेक्टिवली नोन एज द विबग्योर। जहां रेड का वेवलेंथ ज्यादा है वहीं वायलेट का एनर्जी ज्यादा है। सही है। अब इस 7 कलर में से कोई एक कलर को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही किसी एक कलर को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ गया, और एनर्जी लेवल बढ़ गया तो वो क्या किया, देखिए ये मैं फोटोन लिखा हूं, hν, फोटोन पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी इज नोन एज द फोटोन इंडिकेटेड बाय द सिंबल hν। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को विजिबल लाइट में से किसी एक कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करके एनर्जी बढ़ जाने के कारण से लोअर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल से मूव करता हुआ हायर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल तक स्विच कर गया, मूव कर गया। वहां पर 0.08 सेकेंड तक रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एनर्जी बढ़ने के कारण से स्टेबिलिटी घट जाता है। तो वो पहले अनपेयर्ड होने के कारण से अनस्टेबल तो था ही, लेकिन अब एनर्जी बढ़ जाने के कारण से और अनस्टेबल हो गया। तो अपने अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर से नीचे तक गया था, T2g से Eg की तरफ गया था, लेकिन वहां पर उसको और अनस्टेबिलिटी फील होने लगा। तो फिर अपने अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए वो Eg से T2g की तरफ मूव करने लगा, हायर d ऑर्बिटल से लोअर d ऑर्बिटल की तरफ मूव करने लगा। तो जब मूव करेगा लोअर d ऑर्बिटल की तरफ तो उसको अपना एनर्जी को कम करना होगा, इसीलिए वो एनर्जी को लूज करना शुरू कर दिया स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ कलर। एंड दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2g टू Eg एंड देन अगेन फ्रॉम Eg टू T2g इज नोन एज द dd ट्रांजिशन। नीचे से ऊपर गया था एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, जब उसके अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो वापस लौटना शुरू करता है, लेकिन लौटने के लिए उसको एनर्जी कम करना होगा, इसीलिए अपने अंदर बचे हुए एनर्जी को रिमूव करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कलर, in the form of light, and this is the reason, and this phenomenon is known as the dd transition, and because of the dd transition the ट्रांजिशन मेटल और देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे, dd ट्रांजिशन को तो मैंने समझा दिया, लेकिन dd ट्रांजिशन सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही करता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। और इसी एक कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया था। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अगर वो आयनिक स्टेट में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप कहना कि यस इट विल शो द dd ट्रांजिशन, एंड इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर देन इट विल नॉट शो द प्रोसेस ऑफ dd ट्रांजिशन। और dd ट्रांजिशन होगा तो कलर्ड होगा, और dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर्ड नहीं होगा। और dd ट्रांजिशन क्या होता है ये मैं आपको और dd ट्रांजिशन होने की वजह से कलर्ड होता है। एक बात और याद रखना स्टूडेंट, मैंने अभी अभी क्या बोला था कि भाई विजिबल कलर विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, विबग्योर स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम 7 कलर का होता है, विबग्योर में से किसी एक कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब आप इसको कहते हैं स्टूडेंट, ये हायर क्लास में पढ़ोगे, इसको कहते हैं मुनसेन व्हील चार्ट। मुनसेन व्हील चार्ट देखिए, ये वॉयलेट, ये I एंड B, इंडिगो एंड ब्लू को इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट, ये ग्रीन को इंडिकेट कर रहा है, ये येलो को इंडिकेट कर रहा है, ये ऑरेंज को इंडिकेट कर रहा है, और ये रेड को इंडिकेट कर रहा है। देखो वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, येलो। इंडिगो एंड ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ऑरेंज। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ग्रीन। अब सुनो मेरी बात को,
एब्जॉर्ब जिस कलर को करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को इमिट करेगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि जैकबोर्ड नहीं पूछता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा कि वायलेट कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो बताइए कौन से कलर ऑफ लाइट को इमिट करेगा, येलो। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो बताएं कि कौन सा कलर ऑफ लाइट को इमिट करेगा, रेड। फिर पूछेगा कि ब्लू कलर ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब किया, तो किस कलर के लाइट को इमिट करेगा, ऑरेंज। और ध्यान रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी डी ट्रांजिशन होगा और तभी कलर कंपाउंड होगा। उसके लिए स्टूडेंट देखिए, मुझे इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड कलर्ड है, कौन सा कंपाउंड कलरलेस है। तो पहले मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा ग्राउंड स्टेट में। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं लिखूंगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d1 और 4s1 है ना, 18 4s2 18 2 20 और 21, लेकिन क्या कहता है 3+ में लिखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 4s से रिमूव किया और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने d से रिमूव किया। ये क्या, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में नहीं है, और एक भी इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं तो मूवमेंट ट्रांजिशन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसका मतलब नो डी ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस एंड हेंस वी कैन से दैट स्कैंडियम इन द ट्राइवैलेंट स्टेज इज विल फॉर्म द कलरलेस कंपाउंड। अगेन आ जाओ स्टूडेंट, टाइटेनियम टेट्रावैलेंट स्टेज में Ti4+ में अगर हम कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर्गन 3d2 4s2, लेकिन हमको ग्राउंड स्टेट में नहीं लिखना है, आयनिक स्टेट में लिखना है। 4+, 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो पहले मैं 4s से रिमूव किया, फिर 3d से रिमूव किया, फिर क्या देख रहे हो, d सब सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। और जब ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो कलर का इमिशन नहीं होगा, और कलर का इमिशन नहीं होगा इसका मतलब वो कलरलेस कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कलर्ड है, कलरलेस है। अगला एग्जांपल में आ जाओ, क्रोमियम इन डाइवैलेंट स्टेज। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे स्टूडेंट तो आर्गन 3d5 और 4s1, लेकिन 2+ डाइवैलेंट स्टेज में लिखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने 4s से निकाला और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो एक तो मैंने 4s से निकाला और एक मैं d से निकालूंगा, तो ये हो जाएगा d4। मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन शो करेगा, और डी ट्रांजिशन शो करेगा तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि ये जो कंपाउंड बनाएगा क्रोमियम डाइवैलेंट स्टेज में वो आपका कलर्ड होगा। उसके बाद आ जाओ मैंगनीज Mn2+ डाइवैलेंट स्टेज में आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर्गन 3d5 और 4s2, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है क्योंकि डाइवैलेंट स्टेज में है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, और पांचों का पांचों अनपेयर्ड है। और अगर अनपेयर्ड है तो इसका मतलब डी ट्रांजिशन शो करेगा, और डी ट्रांजिशन अगर होगा तो कलर्ड होगा। इसका मतलब Mn2+ क्या है स्टूडेंट, ये आपका कलर्ड है। और इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सा कंपाउंड आपका कलर्ड है और कौन सा कंपाउंड आपका कलरलेस है। लेकिन याद रखना जो मेन रीजन था वो डी ट्रांजिशन, एंड डी ट्रांजिशन इज ओनली सोन बाय स्टूडेंट्स। अब एक मैं डी ट्रांजिशन के बाद मैं चार्ज ट्रांसफर पे आ रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। देखो इसके लिए मैं क्या किया, KMnO4 ले लिया, ठीक है। इस कंपाउंड का कलर होता है पिंक। अच्छा, इसको मैं जब डिसोसिएट किया तो ये डिसोसिएट हुआ K+MnO4-। MnO4- में मैंगनीज जो आपका ट्रांजिशन मेटल है उसका मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, और जब मैंगनीज का निकाला मैंने अभी सिखाया आपको। मैंगनीज का जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, +7, और +7 में मैंगनीज का स्टूडेंट जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये क्या आएगा आपका, आर्गन 3d5 और 4s2। लेकिन अगर +7 में है तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 3d से 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब d से सब का सब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, d0 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो जरा देखो यहाँ पर मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, d0, और d0 का मतलब क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेगा, और जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कलर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी लिखा हुआ है कि KMnO4 जो है वो पिंक है, इसका मतलब वो कलर शो कर रहा है। तो क्या ये एक्सेप्शन है, नहीं स्टूडेंट, एक्सेप्शन नहीं है। तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आया, कैसे कलर शो किया, क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, मूव किया। कहां से मूव किया, तो आइए देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, MnO4- पर मैंगनेट का ये मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बना दिया है। Mn 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन यहां पर और माइनस लिखा हुआ है। तो ये जो ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन मैंगनीज के डी सब सेल में शिफ्ट कर देता है। तो अनायन से कैटायन तक
लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है और इस वजह से मैंगनीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ट्रांजिशन शो कर देता है और इसीलिए D0 कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी KMnO4 पिंक कलर का होता है। रीजन ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम अनायन टू कैटायन और लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट करते रहता है ऑक्सीजन से मैंगनीज के 3D सबसेल में जाता है और जब वहां इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पहुंच गया तो डी ट्रांजिशन शो किया और डी ट्रांजिशन शो किया तो आपका कलर्ड होगा। तो चार्ज ट्रांसफर वाला कौन कौन से एग्जांपल हैं? KMnO4 और K2Cr27। These compounds are colored just because of the charge transfer। और रिमेनिंग के लिए आपको स्टूडेंट सिर्फ इतना सा देखना होगा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन होगा और डी ट्रांजिशन अगर होगा तो कलर्ड होगा। तो उम्मीद करता हूं कलर्ड का कंसेप्ट भी आप सीख गए और इस तरीके से हम लोग अपने 6 प्रॉपर्टीज में से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी में से ट्रांजिशन का हम लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी यहां पर हम लोग देख लिए।